तो जो हमारा लास्ट वीडियो था बच्चों, उसमें हम जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की चर्चा कर चुके थे। और उसके बाद में जो हमारा जो भी छोटा वीडियो जो भी आपके सामने आया है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम आर्थिक कारकों की चर्चा करने वाले हैं। आर्थिक कारकों में क्या होता है, ऐसे सभी कारक शामिल किए जाते हैं जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे कारकों के अंदर देखिए खनिजों को शामिल किया जाता है, नवीकरण की प्रक्रिया है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, ये मुख्य रूप से उसमें शामिल होती है। कृषि भी इसी में शामिल होती है, कृषि भी एक आर्थिक क्रियाकलाप होता है। सबसे पहले चलते हैं खनिजों के अंदर। विश्व के जिन क्षेत्रों में खनिजों का जमाव ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पर लोग ज्यादा रहना चाहते हैं। क्यों ज्यादा रहना चाहते हैं? क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिज ज्यादा होंगे, वहां पे खनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। खनन की प्रक्रिया संपन्न होगी तो खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए परिवहन की प्रक्रिया का विकास होगा। परिवहन की प्रक्रिया का विकास होगा तो परिवहन में लगे हुए लोगों को, खनन में लगे हुए लोगों को सुविधा देने वाले लोग वहां पर बसने लग जाएंगे। और धीरे धीरे ऐसे खनिजों की विभागता वाला क्षेत्र जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से एक समृद्ध क्षेत्र बनता जाएगा। और इसी कारण उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण अधिक मिलने के कारण ही जनसंख्या घनत्व की मात्रा भी अधिक देखने को मिलेगी। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लें कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, तो हाँ वास्तव ऐसा हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, आपको पता ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग, मरुस्थलीय भाग, निर्जन क्षेत्र, जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, लेकिन वहां पर सोने के जो निक्षेप पाए जाते हैं, कालगुडी और कुलगाड़ी नामक जो सोने की खाने हैं, वहां पर सोने के निक्षेपों के कारण प्रतिकूल मरुस्थलीय दशाएं होते हुए भी वहां जनसंख्या का वितरण क्या हो गया, बढ़ गया। और इसी कारण वहां पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की तुलना में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिल रहा है। दूसरी हम चर्चा करेंगे नगरीकरण की प्रक्रिया। देखो नगरीकरण की प्रक्रिया का मतलब होता है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सुविधाओं के कारण शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होना, जिसके कारण कोई शहरी क्षेत्र धीरे धीरे अपने आकार की दृष्टि से क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये पूरी नगरीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। आज विश्व में लोगों का जो गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि सुविधाएं गांवों में कम पाई जाती हैं और गांवों की तुलना में शहरों में सुविधाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। रोजगार की सुविधा है, या फिर विद्युत आपूर्ति है, जलापूर्ति है, और भी शिक्षा, उच्च शिक्षा की सुविधा, ये सारी सुविधाएं जो होती हैं नगरों में ज्यादा अच्छी होती है गाँवों की तुलना में। इसी कारण लोग गाँव से शहर की ओर पलायन करते हैं। तो जहां नगर ज्यादा होंगे, नगरों की धीरे धीरे क्या लोग बढ़ते जाएंगे, गांवों से जाते जाएंगे, फिर वहां धीरे धीरे जनसंख्या का वितरण बढ़ने लगेगा। और जब जनसंख्या का वितरण बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वहां जनसंख्या घनत्व भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट हम चर्चा करें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया। देखिए औद्योगिकीकरण का तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र के अंदर वहां मिलने वाले जो आर्थिक संसाधन है उनका उन्नत स्वरूप विकसित करने के लिए उद्योगों की स्थापना। तो जहां जितनी अधिक मात्रा में उद्योगों का विकास होगा, वहां पर जनसंख्या का वितरण निश्चित रूप से ज्यादा बढ़ने वाला है। और जब जनसंख्या का वितरण बढ़ेगा तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता जाएगा। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम भारत में देखें, भारत के अंदर मुंबई को देख ले। मुंबई किसके लिए जाना, सूती वस्त्र के लिए। मुंबई की पहचान क्यों बनी, सूती वस्त्र के कारण धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है। या फिर आज हम देखें अहमदाबाद है, या फिर आज हम देख लें इसके अलावा जैसे कि अम्बाला है, पटियाला है, जालंधर है, ये क्या है, औद्योगिक, विशाखापट्टनम है, बेंगलुरु है, औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र के कारण यहाँ पे जनसंख्या का वितरण बढ़ा है, और जनसंख्या का वितरण बढ़ने के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाया जाता है। हम हमारे भारत से थोड़ा बाहर निकले तो जैसे चीन के अंदर आप देखें संघाई क्षेत्र है, बीजिंग क्षेत्र है, कैंटन क्षेत्र है। उसके अलावा रूस के अंदर आप मास्को देखेंगे, इवानोवो क्षेत्र देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब आप चले जाएंगे न्यूयॉर्क देखेंगे, शिकागो देखेंगे, गैरी देखेंगे। ये सारे कौन से क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, जहां उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। जापान यदि आप जाएंगे तो जापान में क्या मिलने वाला है आपको, जैसे ओसाका मिलने वाला है, कोबे मिलने वाला है, नगोया मिलने वाला। तो इन क्षेत्रों में उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है और उद्योगों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, रोजगार के लिए भी। और उच्च कुशल दृष्टिकोण से जो लोग हैं उनको अधिक पूंजी और वेतन भी मिलता है इनके कार्य में। इसी कारण बाहरी क्षेत्रों से लोगों को औद्योगिक जो क्रियाएं होती है अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसी कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण भी बढ़ता जाता है। और अंततः इसी प्रक्रिया के कारण जनसंख्या घनत्व हमें अधिक देखने को मिलता है। अब चलते हैं बच्चों सामाजिक और सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कारकों। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का मतलब है मनुष्य जिस क्षेत्र में रह रहा, उसका समाज कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसके आचार विचार कैसे, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, धर्म कैसे है, जाति कौन सी, ये सारी चीजें होती हैं जिनको किसी क्षेत्र में रहने वाला मनुष्य देखता है और उसी के अनुसार जनसंख्या वितरण और घनत्व की स्थिति क्या होती है, नियंत्रित होती है। मान लीजिए हम थोड़ा एक पॉइंट की चर्चा कर ले, खान पान। जैसे खान पान, जैसे मान लीजिए मैं तो शाकाहारी हूँ, आप मांसाहारी, या फिर मैं मांसाहारी हूँ, आप शाकाहारी, तो क्या हम अड़ोस पड़ोस में रह पाएंगे? चलो ठीक है, बाई चांस रह भी लेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन हमारा विवाद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति जो होती है, इसी प्रकार मान लीजिए मैं दूसरे धर्म का हूँ, आप दूसरे धर्म के, तो मेरी परंपराएं अलग होंगी, आपकी अलग होंगी, हमारे दोनों के रीति रिवाज वो अलग होंगे। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से अवरोधक सिद्ध होती है। तो जहाँ अवरोध होगा वहाँ जनसंख्या वितरण कम मिलेगा, और जब जनसंख्या वितरण ही कम मिलेगा तो निश्चित सी बात है जनसंख्या घनत्व की जो प्रक्रिया है वो भी कम मिलेगी। तो अंततः हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जनसंख्या वितरण में जो 4 कारक मिल रहे थे, विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक या प्राकृतिक कारक, सामयिक कारक और साथ साथ में देखिए सांस्कृतिक, उनमें से कुछ मेन पॉइंट निकाल कर यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया भौतिक कारकों के रूप में और आर्थिक कारकों के रूप में। और ज्यादातर इसी में से आपके बोर्ड के मेन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए, या तो ये पूछा जाएगा, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है भूआकृति और जलवायु 2 बिंदु आपको दे दी, इनके माध्यम से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इधर से पूछा जा सकता है आर्थिक कारकों का जनसंख्या घनत्व में किस प्रकार नियंत्रण होता है, स्पष्ट कीजिए, या जनसंख्या घनत्व को स्पष्ट प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का विवेचन कीजिए, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का विवेचन कीजिए, या इनमें से कोई पॉइंट दे दिया, खनिज दे दिया, खनिज और नगरीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, वर्णन कीजिए। तो किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे, आपको अपना फेनोमेनन बिल्कुल क्लियर रखना है। हमें तो भौतिक पूछे तो इनके बारे में जानकारी देनी है, आर्थिक पूछे तो ये, सामाजिक सांस्कृतिक ये, हो सकता है इनमें से 2 अक्सर 2 ही या 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 बिंदु देते उनके आधार पर जनसंख्या। तो आपको क्या करना है, इनका कुछ वर्णन करना है और फिर एग्जाम्पल जरूर देने, भारत से भी एग्जाम्पल देने और विश्व से संदर्भ में यदि आप एग्जाम्पल दे पाते तो बहुत अच्छी बात होती है एग्जाम्पल का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो एग्जाम्पल तो आपको हर बिंदु के अंदर देना है, हो सके राजस्थान से 2, भारत से 2, विश्व एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात है। जितना आप कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रश्न का आंसर अच्छा है और उतनी अच्छी आपकी मार्किंग होने वाली है। तो ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न आएगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा प्रश्न आएगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने, 2 चीजें हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पूछे 4 आपको लिखने, विश्वव्यापी जो हमने लास्ट वीडियो में बताए थे, प्रादेशिक कारक, सामयिक और सांस्कृतिक। जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपको ये लिखने कौन से, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। तो दोनों का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है, और दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में जाने जाते। जैसे हमने शुरू के लास्ट वीडियो में आपसे टाइटल कारक किया था, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है। तो वही ज्यादातर ये भूआकृति है, जलवायु, मृदा जल, ये सारी उसमें शामिल थी, वितरण में शामिल थी या नहीं है, वही लेकिन अलग कर दिए हैं। यहाँ से आप देखिए खनिज की जो प्रक्रिया थी और जो सांस्कृतिक की चीजें भी उसमें शामिल थी, लेकिन इनको यहाँ थोड़ा डिवाइड करके बड़े रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और इन सभी बिंदुओं के तहत आपको अपने प्रश्न का आंसर देना है। तो हमारा ये जो आज का वीडियो था बच्चों यही समाप्त होता है। धन्यवाद।